Hello students, welcome to the YouTube channel. Today we'll be starting with the chapter number 2 of economics for class 11, introductory micro. Okay, in the chapter 2 we will be discussing about central problems of an economy. This is the chapter name. तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, अभी जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 1 was an overview. चैप्टर 1 was an overview कि आपकी इकोनॉमिक्स जर्नी में क्या क्या आने वाला है, यू व्हाट इज अबाउट टू कम इन योर इकोनॉमिक्स जर्नी. आप क्या क्या चीज़ें समझेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताई दी, वही सेम चीज़ यहाँ है. यूज ऑफ scarce resources to satisfy unlimited wants. यूज ऑफ scarce resources सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स. ठीक है, अब जो क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था पिछले चैप्टर में भी कि रिसोर्सेज स्केर्स है. रिसोर्सेज जैसे कि लैंड इज स्केर्स है ना. अब जैसे इंडिया में पॉपुलेशन है अराउंड 1.4 बिलियन या फिर 140 करोड़ कह लीजिए, और लैंड साइज कम है. लैंड साइज सीधी बात में कहे तो इतने लोग को पॉपुलेट करने के लिए लैंड एरिया हमारा नहीं है, तो उसके लिए ये लिमिटेड लैंड है. स्केर्स रिसोर्सेज मतलब डिमांड के हिसाब से हाउसिंग चाहिए हमें 1.4 बिलियन लोग के लिए, लेकिन सप्लाई कितनी है लैंड की? कम है. अब वो जितने भी स्क्वायर किलोमीटर है ना, वो कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, बहुत कम है. तो उसको हमें इसी लैंड एरिया को, लैंड साइज या लैंड एरिया बोलो, इसी लैंड एरिया को यूज करके हमें 1.4 बिलियन लोगों को रखना है. ये लोग यहीं रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला गवर्नमेंट ने और लोगों क्या कहते हैं, बिल्डर्स ने? अपार्टमेंट्स बनाओ भाई. बड़े बड़े अपार्टमेंट्स देखें तो उतनी ही लैंड में एक ठीक ठाक लैंड एरिया होता है, जहाँ एक लैंड में 10 क्या कहते हैं सिर्फ 10 ही घर बन पाते, वहाँ पे 10 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और उसमें सबको अपार्टमेंट मिल जाता है. तो अगर 10 बड़ी बिल्डिंग बन रही है और एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट भी है, तो टोटल 100 फ्लैट्स बन सकते हैं. हाँ कि ना? तो वही चीज़ है, उस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया. तो वही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या है? यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है, स्केर्सिटी का मैं मतलब फिर से बता देता हूँ, डिवीजन हो जाएगा आपके लिए. व्हेन अ रिसोर्स इज लेस इन सप्लाई in relation to its demand. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ज़रूरत है 4 लीटर मिल्क की. आप डिमांड करते हो 4 लीटर मिल्क की. डिमांड तो आपको सुन के समझ आ रहा होगा, आपको ज़रूरत है 4 लीटर मिल्क की. लेकिन जो जहाँ से आप मिल्क लेकर आते हो, जो डेयरी है, वो सिर्फ 3 लीटर मिल्क ही दे सकता है आपको. तो ये क्या है? कम है. यहाँ पे मिल्क इज स्केर्स. मिल्क इज अ स्केर्स रिसोर्स क्योंकि आपकी डिमांड 4 लीटर की और सप्लाई सिर्फ 3 ही लीटर की है. तो वो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कैसे यूज करोगे इसको. अब जैसे मान लीजिए आप मिल्क पीते हैं, मिल्क पीना बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि प्रोटीन के लिए यूज होता है. आपकी बॉडी में प्रोटीन बढ़ता है उससे. तो आप इस 3 लीटर को ड्रिंक कर जाओगे. आप फॉर एग्जांपल चाय या कॉफ़ी नहीं पियोगे, उसकी जगह आप सीधा रॉ मिल्क पीना स्टार्ट कर दोगे. तो वही है. तो यहाँ पे क्या है आपके सामने? चॉइस आई कि जितना है उतने में ही सब सारी वांट सेटिस्फाई करनी है.
ऑल वांट्स हैव टू बी सेटिस्फाइड। मैंने पिछले वीडियो में मनी का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैं कमोडिटीज का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑल वांट्स हैव टू बी सेटिस्फाइड, इतने में ही सारी वांट सेटिस्फाई करनी है मिल्क की, कि आप ड्रिंक भी कर लो, कि आप दूध पी भी लो, आप उसकी चाय बना लो या कॉफ़ी बना लो, है ना। तो उसी में आपको चूज़ करना है। या फिर आप कम दूध पियोगे थोड़ा, आप इसको बराबर भी कर सकते हो, कि जैसे आपने मान लिया सिर्फ 2.5 लीटर ड्रिंक कर लिया आपकी फैमिली में, और बाकी 0.5 लीटर की टी एंड कॉफ़ी बना ली। ओके, सो वही है, आपको डिसाइड करना है। ये चॉइस आपकी है कि आप इस 3 लीटर को कैसे यूज़ कैसे लेके अपनी वांट को फुलफिल करते हो। यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके, समझ गए आप लोग सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सेम यही प्रॉब्लम कंट्रीज फेस करती है। कंट्री बोल लें आप, या फिर आप इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी बोल लें, ठीक है। कंट्री बोल लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमी बोल लीजिए। यही मैं कभी कंट्री बोलूंगा तो कभी इकोनॉमी बोलूंगा, आप मतलब समझ जाइएगा। यही सेम प्रॉब्लम सारी मेजर और जितनी भी इकोनॉमीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने कंट्रीज हैं वो सब फेस करते हैं, कि कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपकी पूरी कंट्री में 10 पीपल है, ठीक है, और 2 चीज़ें होती हैं, या तो इंडस्ट्री चलती है जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो आपको किस किस में लगाने हैं? उन लोग को इंडस्ट्री में लगाने हैं या एग्रीकल्चर में लगाने हैं? कैसे डिसाइड करोगे कि 5 लोग इंडस्ट्री में, 5 लोग एग्रीकल्चर में? अब मान लीजिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो मान लीजिए आपने 8 लोग इंडस्ट्री में लगा दिए, 2 लोग एग्रीकल्चर में लगा दिए, ठीक है। तो वैसे ऐसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। लोग भी क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आप हो गए, हम हो गए, पीपल क्या होते हैं? रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स आपने सुना ही होगा सबने, तो वही होता है रिसोर्सेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कई बुकों में सही से लिखा नहीं रहता है। आईसीएससी की बुकों में लिखा रहता है, लेकिन सीबीएसई किताबों में ये चीज़ नहीं लिखी रहती, काफ़ी जगह मैंने देखा है। और बच्चों को क्या कहते हैं, एक सेपरेट बताना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 चीज़ें होती हैं। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो 4 चीज़ें होती हैं जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इनमें से किसी एक को भी हटा दोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन तो आप लोग समझते हो, मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लीजिए मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, गाड़ी बनाना, ईयरबड्स बनाना, ठीक है, दवाइयाँ बनाना, मैन्युफैक्चरिंग। इन चारों में से किसी एक को भी हटा दोगे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। 1 बाय 1 मीनिंग समझिए। लैंड, जमीन तो आप समझते हैं, जो नेचर की दी हुई है लैंड, है ना। लैंड हटा दोगे तो कहाँ ही प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर आता है लेबर। लेबर जो काम करते हैं। अब देखिए, लेबर सुनते ही कई लोग के दिमाग में क्या आता है? वही गांव देहात, है ना, वैसे लोग वर्क कर रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं, वो लेबर नहीं। लेबर वो भी होते हैं। लेबर एक बहुत वाइड टर्म है। लेबर इज अ वाइड टर्म। जो बंदा सैलरी या वेजेस पे है, सैलरी या वेजेस एक ही मतलब होता है। आप लोग अभी उसको एक ही समझ लीजिए, सैलरी वेजेस। जब हाई लेवल में जाते हैं तब इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। सैलरी ऑफिस वर्कर को कहते हैं, और वेजेस जो नॉर्मल काम करते हैं, जैसे घंटे के हिसाब से मिलता है ना, कि इस लेबर की तनख्वाह 200 रुपीज़ पर आवर है, 50 रुपीज़ पर आवर है, 400 रुपये दिन का ये लेता है। देखा होगा आपने कहीं, पेंटर, जैसे पेंटर हो गए, 700 to 800 रुपीज़ पर डे लेते, तो वो वेजेस में आ जाता है। जो लोग सैलरी और वेजेस पे काम कर रहे हैं उसको इकोनॉमिक्स लेबर मान लेता है। दैट्स इट। ये लेबर को कई लोग स्टेटस वाला टर्म समझते हैं, कई लोग स्टेटस वाला टर्म नहीं समझते, तो वही चीज़ है। लेबर, जो लोग सैलरी वेजेस में काम कर रहे हैं वो लेबर है इकोनॉमिक्स की भाषा में। इकोनॉमिक्स सब कुछ प्रोडक्शन की नज़र से देखता है।
ठीक है, क्योंकि ये चालू ही उस दौर में हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ही इसको ग्रोथ दी थी इकोनॉमिक्स को। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप में, यूएसए में, तो वहीं से इकोनॉमिक्स आया है। लेबर, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल होता है सारी मशीनरी, मशीनरी एंड मनी टू बाय मशीनरी। ठीक है, कैपिटल मशीनरी, हैवी मशीनरी जितनी भी होती है, मशीनरी एंड मनी टू बाय दैट मशीनरी, जो कैश है आपके पास मशीनरी को चलाने के लिए, मशीनरी खरीद के लाने के लिए, क्योंकि जब तक मशीन नहीं होगी प्रोडक्शन लार्ज स्केल में नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मशीन लगानी ही पड़ती है जब प्रोडक्शन होता है, तो कोई भी चीज़ पूरी पूरी इंसान के हाथ से नहीं बन सकती। आजकल जितनी चीज़ें भी आप यूज़ करते हो, कभी सोचते हो कि अगर एक इंसान बैठ के इसको बनाएगा तो कितना समय लगेगा, फिर ये चीज़ क्या उतनी सस्ती मिल पाएगी हमको? नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, तो वही है, मशीन कॉस्ट भी गिराता है और ज़्यादा प्रोडक्शन भी करके देता है। और फिर आता है एंटरप्रेन्योर। ये आदमी एंटरप्रेन्योर, ये पर्सन इन तीनों का इंतजाम करता है। ठीक है, ये जमीन का इंतजाम करेगा, या तो खरीदेगा या रेंट पे लेगा, लेबर लोग को इकट्ठा करेगा जो काम करेंगे सारे, कैपिटल और मशीनें लगाएगा, फिर उन सबको देखेगा। ठीक है, कि ये सब काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो ये तीन है। ठीक है, इन तीनों को, अब लेबर कहीं जाके किसी जमीन में काम करना स्टार्ट नहीं कर देगी, है ना, कोई उनको इकट्ठा करेगा। ठीक है ना, फिर वो जाके लैंड पे काम करेंगे, मशीनों पे काम करेंगे वहाँ पे, हाँ कि ना, तो वही चीज़ होती है। एंटरप्रेन्योर इन तीनों को मोबिलाइज करता है और रिस्क उठाता है। जो प्रोडक्शन का रिस्क होता है वो एंटरप्रेन्योर उठाता है। ठीक है, ये हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज़ याद रखिएगा, इन चारों में से कोई भी एक हट जाए तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योर हट जाएगा तो इन तीनों को लाएगा कौन? मशीन नहीं होगी तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर कर क्या लेंगे, क्योंकि फिर बना ही नहीं पाएंगे जो रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि मशीनरी से वो प्रिसिशन आता है चीज़ों में। प्रिसिशन अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बारीकी से काम होता है मशीन की वजह से। लेबर नहीं होगा तो कैपिटल चलाएगा कौन? लैंड, क्या कहते हैं, लैंड पे काम कौन करेगा? लैंड तो चाहिए भाई, लैंड नहीं होगा तो हवा में तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं कई जगह ये टर्म्स का यूज़ करूंगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलूंगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बोलूंगा, तो आप समझ जाइएगा। मैंने एक बार आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बुक में एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, कई बुकों में मैंने देखा है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप भूलिएगा नहीं इसको। ठीक है, अब हम आते हैं कॉजेज में। कॉजेज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के? सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स मतलब ह्यूमन ज़रूरतें, इंसान की ज़रूरतें क्या है? अनलिमिटेड है, वो ख़त्म नहीं होती, वो समय के साथ और बढ़ती ही चलती। जैसे आज से 15 साल पहले बहुत कम लोग लैपटॉप की डिमांड करते थे, बहुत कम लोग को लैपटॉप चाहिए था। अब क्या है, आज हर बच्चे के पास लैपटॉप है, सबको लैपटॉप चाहिए, कोई भी 18+ होता है तो उसको लैपटॉप चाहिए। अब ये लैपटॉप चाहिए, बिना लैपटॉप के पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बिना लैपटॉप के मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, वो काम नहीं कर पाऊंगा। स्मार्टफोन सबको चाहिए। आज से 15 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स क्या, आप आज से 8 to 9 ईयर्स पहले का ही देख लो, तो बहुत कम लोग के पास मोबाइल फ़ोन रहता था। मतलब लोग 12th पास करते थे तब मोबाइल फ़ोन लेते थे। लेकिन अब क्या है, 8th के बच्चे के पास भी मोबाइल फ़ोन है, 9th के बच्चे के पास भी मोबाइल फ़ोन है ना। और 10th पे तो मैंडेटरी मिल ही जाता है मोबाइल फ़ोन, क्योंकि उसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, ये वो, है ना। तो वही सब चीज़ है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। आज किसी चीज़ की डिमांड है, और डिमांड फिर कल वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी, फिर कल किसी और चीज़ की डिमांड है, परसों किसी और चीज़ की डिमांड है, बढ़ती रहती है, डिमांड का कोई अंत नहीं है ना। वही चीज़ होती है। फिर दूसरा आता है लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस, स्केर्स है, मतलब जितनी उनकी ज़रूरतें हैं, जितने रिसोर्स की ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं है सारे रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको ये पॉपुलेशन वाला भी एग्जांपल दिया था कि पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, लेकिन लैंड एरिया तो एक लिमिटेड है ना इंडिया का। अब हम जाके श्रीलंका में तो घर बनाने स्टार्ट नहीं कर देंगे, तो वही है, उसी एरिया में इतने लोग के लिए घर बनाने हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, तो उसी एरिया को यूटिलाइज करना है, उसी लैंड एरिया को यूटिलाइज करना है, हम कोई और नहीं मिल सकती हमको लैंड, है ना। वही चीज़ है लिमिटेड रिसोर्स का मतलब, रिसोर्सेज स्केर्स है। वही यहाँ पे आपका मिल्क वाला एग्जांपल भी आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ है, मिल्क हो गया। मनी वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि आपके पास सिर्फ 500 रुपये है, लेकिन आपको
और आपके पास तीन चॉइसेस है, या तो आप कॉन्सर्ट देख लो, या तो आप शॉपिंग कर लो, या फिर आप मूवी देख लो। अब आपको चूज करना है। आपके पास मनी स्केर्स है, डिमांड तीनों चीज़ है, तीनों चीज़ें पसंद है, लेकिन आप एक ही चीज़ कर सकते हो क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स है। तीसरा एक आता है ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव यूज, रिसोर्सेज के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे कि मिल्क है ना, मिल्क चाय बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मिल्क पीने के लिए भी नॉर्मल इस्तेमाल होता है, या फिर डेयरी शॉप्स में भी यूज़ होता है ना, मिठाइयाँ बनती हैं। अब कई सारी मिठाइयाँ, लड्डू हो गया, रसगुल्ला हो गया, सब बनता है मिल्क से, है ना। दूध हर जगह चाहिए रहता है। अब मिल्क क्या है, स्केर्स है। मिल्क क्या है, स्केर्स यूज है। इंडिया में अगर तुम देखो, अगर आप लोग सब देखें तो मिल्क स्केर्स है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो लोग को कम पड़ता है, इतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता है आबादी के हिसाब से हमारी। तो अब उसमें आप ही को, कंट्री को डिसाइड करना है कि इस मिल्क का कहाँ कहाँ यूज़ ले। क्या मिठाई बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर लोगों को दूध पिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान के भी दूध चढ़ता है, सब चीज़ें है ना, कि मिठाई बनाना ज़्यादा ज़रूरी, लोगों का दूध पीना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अब देखना पड़ेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के सबसे क्या कितने सारे यूज़ होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ नहीं चाहिए, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। ओके, अब देखते हैं क्या है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अगर किसी को लगे वीडियो थोड़ा फास्ट चल रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया करूँगा। सबसे पहली तीन प्रॉब्लम्स होती है, देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन प्रॉब्लम्स है। जब भी ये क्वेश्चन आए, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी, आपको ये तीनों को लिखना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, चाहे जितने नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 3 नंबर का हो। अगर 2 नंबर का है तो 2 लिख दीजिएगा, और दो को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और एक तीसरे का सिर्फ नाम लिख दीजिएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो फिर कोई उसमें वो बात ही नहीं, आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हम लोग पहले देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अपने 2 डायमेंशंस होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस तो एक है ही, एक और चीज होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब कितना बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब कितना बनाना है। ठीक है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, देखिए, गुड्स के अलग अलग डिस्टिंक्शन होते हैं, किसी ने कुछ कर रखे, किसी ने कुछ कर रखे, लेकिन जो मेन डिस्टिंक्शन होता है गुड्स मतलब गुड्स, आप समझ गए ना, सामान। कॉमर्स के बच्चे आप लोग गुड्स तो समझ ही गए होंगे, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते होंगे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वही चीज़ है। गुड्स 2 तरह के होते हैं मेन, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स को कभी कभार कैपिटल गुड्स भी कह दिया जाता है। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर डे टू डे लाइफ में अपनी यूज़ करता है, डे टू डे लाइफ, और सिंपल होते हैं, जैसे माचिस, अदरक, सब्जियां हो गई, माचिस हो गया, है ना। और क्या क्या आता है, तमाम चीज़ें, चार्जर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टेबल, चेयर टेबल, है ना, माइक्रोवेव, ओवन, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। फिर आते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आते हैं आपके जैसे मशीन, नट बोल्ट, है ना, ये सब क्या आते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स आते हैं। ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, आपने देखे होंगे, है ना, ये होता है प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। तो अब ये डिसाइड करना होता है क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए कि प्रोड्यूसर गुड्स बनाए, ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है। अब अगर आप, अब देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसी का यूज करके ये दोनों बनाने, इसी का यूज करके इन दोनों को बनाना है। अगर आप ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स में लगा दोगे तो प्रोड्यूसर गुड्स कम बनेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स कम बनेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, भाई सीधी बात है। अगर आज मैं कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बना दूंगा
प्रोड्यूसर गुड्स कम रखूंगा, जैसे मशीन ये सब कम बनेगी, तो अब जैसे अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन होता है। अब जब पुरानी मशीनें खराब हो जाएंगी तो फिर आप नई मशीनें कैसे लाओगे अगर आप नई मशीनें बना ही नहीं रहे हो तो। हाँ कि ना, कई लोग अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सवाल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बना लोगे तो अभी आप यही मान के चलो कि सब कुछ इन हाउस बन रहा है, तो प्रोड्यूसर गुड्स आप कहाँ से बनोगे, है ना, कम बनेंगे ना। तो जब मशीनें पुरानी होकर खराब होती चलेंगी तो आप नई मशीनें कहाँ से लाओगे रिप्लेसमेंट के लिए, वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। प्रोड्यूसर गुड्स ज़्यादा बनाने लगोगे तो कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जाएगी भाई। कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जाएगी तो सबको चाहिए, चेयर टेबल, है ना, आटा दूध घी, है ना। जब ये सब चीज़ें कम बनेंगी तो इन सब का क्या होगा कि जब चीज़ें कम है खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे भाई, खरीदना तो पूरे देश को है, तो क्या होगा, महंगाई आ जाएगी, है ना। तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है इन्हीं रिसोर्सेज में। लिमिटेड रिसोर्स जो तुम्हारे मेन रिसोर्सेज यही होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यही 4 रिसोर्स है। आप देखोगे मोटा मोटी सब लोग इसमें कवर हो गए, जमीन लैंड हो गई, लेबर जितने सारे लोग हैं देश की आबादी हो गई काम करने वाले, कैपिटल मशीनरी हो गई जिसमें कंप्यूटर तक आ जाता है, और एंटरप्रेन्योर जो बंदा बिजनेस चालू करेगा, है ना। तो मोटा मोटी सारे लोग कवर हो गए कंट्री में, जितने रिसोर्स हैं सारे कवर हो गए अगर आप बैठ के सोचो तो सही से। तो इन्हीं चारों को लगाना है और ये सबके पास लिमिटेड है ना। अब इसका इस्तेमाल करके या तो कंज्यूमर गुड्स बन जाए या तो प्रोड्यूसर गुड्स बन जाए ज़्यादा ज़्यादा। तो इनका एक बैलेंस बनाना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस में। हाउ मच टू प्रोड्यूस, अब कितना बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ये ज़्यादा बन जाएगा तो इसमें कमी आ जाएगी, ये ज़्यादा बन गया तो इसमें कमी आ जाएगी, और दोनों के अपने अपने वो हैं। ये ज़्यादा बन गया तो प्रोड्यूसर गुड्स कम रह जाएंगे, तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फ्यूचर में जब मशीनें कम रहेगी तो माचिस और ये सब कैसे बनेगा, हाँ कि ना। फिर आता है दूसरी प्रॉब्लम आपकी, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कि बनाना कैसे है, बनाना कैसे है, कि प्रोडक्शन करें कैसे। देखिए 2 तरीकों से प्रोडक्शन होता है, 2 मेन टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, फिर आती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव में होता है मोर लेबर लेस कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, मोर कैपिटल लेस लेबर। देखिए लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कैपिटल कम इस्तेमाल होती है। जैसे कि अब एग्जांपल समझिए, जैसे डेयरी है ना, एक डेयरी है, डेयरी में क्या होती है, गाय होती है ना, गाय से दूध निकाला जाता है, ठीक है, फिर वही दूध बेचा जाता है, ठीक है। अब डेयरी दोनों तरीके के अप्लाई कर सकती है, लेबर इंटेंसिव भी और कैपिटल इंटेंसिव भी, दोनों यूज कर सकती है। लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, गाय में क्या कहते हैं, मान लीजिए 20 गाय है, 20 काउज है, 20 नहीं, लेबर डेयरी है ना, 50 काउज, मान लीजिए 50 काउज है। अब 50 गाय है, उसमें लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, आपने 50 आदमी लगा दिए गाय की देखभाल करने के लिए, है ना, और दूध दूहने के लिए, ठीक है, गाय से दूध निकालने के लिए 50 आदमी आपने लगा दिए, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव क्या। कैपिटल इंटेंसिव क्या होगा, अभी आप यूएसए और बाकी सब जगह को देखोगे, मशीनरी यूज करते हैं ताकि काउ से मिल्क निकाल जाए, और देखभाल के लिए उन्होंने मान लीजिए सिर्फ 10-12 आदमी रख लिए, बाकी सब मशीनें लगा रखी, हाँ कि ना। तो वही चीज़ें होता है। अब ये कंट्री को डिसाइड करना होता है कि वो लेबर इंटेंसिव इस्तेमाल करे टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव इस्तेमाल करे। अब जैसे इंडिया है, इंडिया चाइना, हमारी इन दोनों कंट्रीज की बहुत पॉपुलेशन है ना, इन दोनों कंट्रीज पॉपुलेशन अराउंड 1.4 बिलियन ईच है ना। तो इनके हिसाब से, तो आपके हिसाब से कौन सा यूज करना चाहिए, कोई भी कॉमन सेंस बोलेगा लेबर इंटेंसिव, है ना, लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे। और चाइना करता भी यूज है लेबर इंटेंसिव, चाइना की ग्रोथ लेबर इंटेंसिव से ही हुई। लेबर इंटेंसिव क्या होगा, सबको नौकरी दे देगा, बहुत लोग को जॉब मिलेगी जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज होंगी, हाँ कि ना, सारे लोग, क्योंकि फिर लेबर ज्यादा यूज होंगे, मशीन कम। और इन दोनों कंट्रियों के पास शुरुआत में मशीन कम थी, चाइना ने अब अच्छी खासी मशीनरी अपनी डेवलप कर ली, इंडिया के पास आज भी कमी है बहुत, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करेंगे। वही अब आता है यूएसए और यूरोप, आपका डेवलप्ड वर्ल्ड जब आ जाता है यहाँ पे, ये क्या यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव।
क्यों? इनके यहाँ लेबर कम है, बहुत कम है, लोग कम है इनके यहाँ काम करने वाले, पॉपुलेशन कम है इनकी। और जहाँ पॉपुलेशन कम है और लेबर भी, आपने न्यूज़ में और बाकी सब जगह आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि लेबर महंगी है। यूएसए यूरोप में लेबर महंगी है, तो वो लोग कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव। क्योंकि मशीन में क्या है, बिजली का बिल ही तो है। और क्या है, मशीन में एक बार क्या कहते हैं, प्लांट सेटअप करने की कॉस्ट है, वो चाहे जितनी लग जाए, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, जितनी लग जाए, उसके बाद तो सिर्फ बिजली का बिल देना है ना मशीनरी का में, और जो थोड़ा मोड़ा लेबर लगा रखा है उसकी सैलरी देनी। इनके यहाँ इसीलिए कैपिटल इंटेंसिव आपने बहुत सारा सुना होगा, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड प्लांट्स हैं इनके यहाँ, है ना। तो वही चीज़ है, जहाँ अब वो कंट्री डिसाइड करना। अगर मेरी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मैं अपनी कंट्री में लेबर इंटेंसिव का ज़्यादा यूज़ करूँगा, कि लेबर इंटेंसिव वाले जो भी प्रोडक्शन होंगे उनको मैं ज़्यादा बढ़ावा दूंगा, उस पर मैं स्कीम दूंगा, है ना। और अगर मेरे पास लेबर कम है तो कौन सी यूज़ करूंगा मैं? कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे ज़्यादा मशीन को ही काम करना है ना। मशीन पूरा आपने कई सारे वीडियोस में आप देखते होगे, ऑटोमेटेड प्लांट है, ये चीज़ बनी, जैसे मैगी का प्लांट देख लो, yippee का प्लांट देख लो, ये सब मैक्सिमम ऑटोमेटेड प्लांट्स हैं, कैपिटल इंटेंसिव प्लांट्स है। वो इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से वो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करती है, क्योंकि मशीन की कॉस्ट है एक बार, फिर तो बिजली का बिल देना है उनको, और कुछ नहीं देना। ठीक है। अब तीसरा सवाल आता है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना? देखिए, दो क्लास होती है किसी भी कंट्री में, एक होता है रिच, एक होता है पुअर। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए रिच और पुअर में घुसने से पहले, कि जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तभी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो किसी चीज़ में, हाँ कि ना। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। ये एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी। यहाँ देखिए, आप भलाई और उस हिसाब से ना सोचिए, इकोनॉमिक्स में आपको प्योर एक बिजनेस मेंटालिटी से सोचना है आपको, कि अपने प्रॉफिट के हिसाब से सोचना है। अगर आप प्रोड्यूसर है तो प्रॉफिट के हिसाब से सोचिए, कस्टमर है तो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से सोचिए। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचिएगा, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा किसी चीज़ में, है ना। आज मुझे चिप्स बेच के ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं और ज़्यादा चिप्स बनाना चाहूँगा, और ज़्यादा पैसा डालूंगा चिप्स में। अगर मुझे चिप्स बेच के कम प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना बना रहा हूँ उतना ही बनाऊँ, किसी दूसरी चीज़ में और पैसा डालता हूँ। आज चिप्स की जगह मैं बैग बनाने में ज़्यादा डालता हूँ, कि स्कूल बैग्स बनाऊंगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट निकले, हाँ कि ना। तो वही चीज़ होता है। अब देखिएगा, रिच को क्या चाहिए होता है? रिच डिमांड्स लग्जरी। अब देखिए, एक अमीर आदमी है, उसके घर में 4 लोग हैं, ठीक है। अब उसमें से हर सारे लोग पर पर्सन 3-3 रोटी खाता है, तो कितनी उनकी हुई एक टाइम की रोटी? 12 रोटी, हाँ कि ना। अब वो अमीर होता जाएगा, अमीर हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं 12 की जगह 30 रोटी खाने लगेंगे, नहीं ना। 12 की जगह 14 खा लेगा भाई, जो जोश में 15 रोटी खा लेगा, हाँ कि ना। तो फिर जब उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसके लिए उसको उसमें वो क्या डिमांड करता है? लग्जरी, जैसे प्रीमियम अपार्टमेंट्स, प्रीमियम हाउसेस, विलास, है ना, एक्सपेंसिव वॉचेस, ठीक है। यॉट्स, यॉट समझते हो ना आप लोग, सर्च कर लीजिएगा यॉट क्या होता है। बोट होती है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की बोट्स होती हैं, यॉट्स, प्राइवेट जेट, वो ये सब चीज़ें लग्जरी की चीज़ें, है ना। ये सब चीज़ें वो डिमांड करता है रिच। पुअर को क्या चाहिए होता है? बेसिक नेसेसिटीज। क्या चाहिए होता है? बेसिक नेसेसिटीज, जैसे आटा, दाल, चावल हो गया, है ना। पहनने के लिए एक नॉर्मल कपड़े, बेसिक क्लोथ्स चाहिए होते हैं उनको, है ना। नॉन ब्रांडेड भी चलेंगे उनको, सब ऐसा, है ना, क्योंकि उनको वो सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब कंट्री को डिसाइड, अब देखिए हाँ एक चीज़ और, कि रिच, अब ये लग्जरी में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है लग्जरी में। जो प्रॉफिट अब आप देखते हो जितनी भी कंपनियां हैं, सब डियोर, गुची, अरमानी, ये सब बहुत पैसा कमाती हैं। कैसे कमाती हैं? इनका इनका जो वो है ओनर है, पता नहीं वो उसका नाम मैं भूल गया, 4th या 5th रिचेस्ट लिस्ट में आता है वो, एक टाइम पे नंबर 1 पे भी चला गया था, है ना। तो डियोर ग्रुप जो है, डियोर ग्रुप, इनके जो ब्रांड्स हैं वो इतने रिच कैसे बने? क्योंकि वो लग्जरी बेचते हैं। लग्जरी में प्रॉफिट मार्जिन 80% तक चला जाता है, 80% तक प्रॉफिट मार्जिन चला जाता है, समझ रहे हो आप लोग, है ना। और इसमें सिटीज, अब जैसे आटा है,
आटा में कितना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लोगे भाई? अब आशीर्वाद का आटा आता है, कितना होगा? 10% होगा। 10 में मैक्सिमम बोल गया हूँ ये। कहो 8 हो, 6 हो, ऐसे होता है। साबुन सर्फ इनमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है ना, मार्जिन इनमें होता है। एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट मिला, बिका 10 मिलियन का, बना वो 5 मिलियन का, $6 मिलियन का, और बिक गया वो 10 मिलियन का। तो सोचो 4/6 करो, अगर $6 मिलियन की बनवाई है, 10 में बिका है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन निकल गया? खुद ही सोचो, 67-68%। और ये ऑर्डर पे ही बनते हैं, ये सब चीज़ें ऑर्डर पे ही बनती हैं, ऐसे तो बना के रखते नहीं हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, है ना। तो जो अब ये लग्जरी है, अब प्रोड्यूसर तो यही चाहेगा ना कि वो लग्जरी आइटम बनाए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पुअर आइटम, वो पुअर ये बेसिक नेसेसिटीज क्यों बनाना चाहेगा? लेकिन अब वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो कैसे यूज़ करे अपने पॉलिसीज़ का कि लोग बेसिक नेसेसिटीज़ बनाए, है ना। अब किसी कंट्री में पुअर ज़्यादा है ना, जितनी भी अपनी एशियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, इसमें पुअर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको कहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए नेसेसिटीज़ बनानी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, उसमें बेनिफिट देती है प्रोड्यूसर्स को, कि जैसे टैक्स कम कर देंगे। अगर मान लो तुम आटे के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो हम तुमको टैक्स लो, बाकी लोग 30% देते, तुम 20% ही दे देना, है ना। ज़मीन का रेंट सस्ता कर देगी, है ना। ये सब टाइप की सब्सिडी देनी पड़ती गवर्नमेंट को, अगर कंट्री में पुअर ज़्यादा है, उनके लिए गुड्स बनवाने, है ना। तो ऐसे होता है। और रिच के लिए लग्जरी, अब जैसे यूएसए और यूरोप में इस टाइप के कोई नियम नहीं है कि आटा बनाओगे तो 20% टैक्स और वो सब, ये सब कोई नियम नहीं है उनके यहाँ। क्यों नहीं है उनके यहाँ? क्योंकि वो क्योंकि वहाँ पे जो मन चाहे वो बना, वो कंट्री डेवलप्ड है। जिसको लग्जरी में प्रॉफिट दिख रहा है वो लग्जरी बना के बेचना चाहता है, जिसको बेसिक नेसेसिटी में प्रॉफिट दिख रहा है वो बेसिक नेसेसिटी बना के बेच रहा है। तो ऐसे होता है। अब वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि हम पुअर का ज़्यादा ध्यान रखें कि रिच का ज़्यादा ध्यान रखें, है ना। कई कंट्रीज रिच पे फोकस करती हैं, कई कंट्रीज पुअर पे फोकस करती हैं, अपने अपने गोल होते हैं। अब इंडिया हो गया, पुअर पे खूब फोकस करते हैं, राशन कार्ड स्कीम, है ना। वही चीज़ें हैं, रिच पे कम फोकस करती है इंडिया, तो रिच को उल्टा और बहुत भयंकर टैक्स करती है। जैसे लग्जरी कार्स पे 50-50%, 60-60% टैक्सेस लगाती है। तो वो क्या है, जब टैक्स ही इतना आदमी देगा तो वो क्यों खरीदना चाहेगा ये इतना कुछ एक्सपेंसिव वॉचेज़ और प्राइवेट जेट और ये सब, है ना। सिर्फ कुछ ही हैंडफुल लोग खरीदते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है। थैंक यू।